आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कॉन्सेप्ट आया इसका, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ पकड़े रहता है। तो यदि आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? कहता है लोग कि सर फोर्स से एनर्जी पे तुरंत कैसे चले जाते हैं, तो फिजिक्स है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ये न्यूक्लियस होता है और बाहर में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? ये इलेक्ट्रॉन बॉडी, अब ये इलेक्ट्रॉन बॉडी, अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिजिक्स में W बराबर F इंटू एस तो पड़ता ही है। तो फोर्स है और अपने तरफ खींचा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। जहां इसको रहना था वहां तो नहीं रह रहा है, इसके फील्ड में रह रहा है। तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो बराबर में एनर्जी नहीं आ गया क्या? जूल ही में ना जाएगा ये, उतना ही के बराबर एनर्जी लगता है जितना ये फोर्स लगाए रहता है और जितना डिस्प्लेसमेंट ये करवा दिया हुआ होता है इसके फोर्स के वजह से, है ना? तो उतना एनर्जी यदि आप इसको दीजिएगा तो ये टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सब सिर्फ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो केमिस्ट्री में निकलता है। क्या सारा इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? सिंपल है कि निकाला जा सकता है। एनर्जी देते जाइएगा सब इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्या? जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन में होता है ना? 5 लाख 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर, पता नहीं चलता इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में है कि नहीं। सब इलेक्ट्रॉन अलग, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं उसी को। आयन इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा स्टेट, इलेक्ट्रॉन सब बाहर, न्यूक्लियस सब एक तरफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो सारा भी निकाला जा सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग को पढ़ना रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगता है वही, है ना? इसीलिए एक नाम रख दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये भी जरूरी है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कोई मेटल सॉलिड होता है, हर मेटल ही सॉलिड होता है, तो उस सॉलिड को पहले गैस बनाना होता है और तब जाके इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम, तो सोडियम गैस बनाना होगा, सॉलिड है तो उसको गैस बनाना होगा। आयरन गैसियस स्टेट में पहले जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी सब्लिमेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट इससे पहले का है ना? सब्लिमेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इससे पहले का है। और ड्यू टू दैट सब्लिमेशन देयर विल बी सम इरेगुलरिटीज ऑल्सो। अब कोई सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई आयरन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो सोडियम और आयरन में तो बहुत ही आयोनाइजेशन एनर्जी का अंतर हो जाएगा ना, सब्लिमेशन जोड़ दें तो। क्या? तो रिएक्टिविटी केमिस्ट्री में डिसाइड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी से, लेकिन उसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी साथ में लगा रहता है। ऐसा पढ़ाए होंगे डी ब्लॉक में कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला सब्लिमेशन एनर्जी, तब आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट हम ये दिए कि कोई सॉलिड मेटल है या लिक्विड नन मेटल है तो उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं होता है। गैसियस आइसोलेटेड
एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, एन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल पे एन प्लस पड़ेगा, दैट यहाँ पर जो एनर्जी या इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक सक्सेसिव फेनोमेनन है, ये दूसरे पॉइंट पे आए। आयोनाइजेशन एनर्जी एक सक्सेसिव फेनोमेनन है, आने की इलेक्ट्रॉन का निकालना एक एक करके होता है ना। जैसे किसी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक बार नहीं निकलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो सब बात क्लियर क्लियर हो जाएगा, जितना कंफ्यूजन चल रहा होगा दिमाग में। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट बॉडी, कल भी बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस का तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा, वो तो वहीं पे, तब प्रोटॉन की संख्या तो बड़ी रहेगी। ठीक है, वही रहेगी जो पहले था। और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या कम हो जाएगा, है ना, मतलब ज्यादा ही हो जाएगा, कम क्यों होगा। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड डिफर कर जाता है पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिफर कर जाता है पर इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक करके ही निकलता है। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम ऐसे गैसियस लिखा रहता है, नहीं भी लिखा है इलेक्ट्रॉन निकालना है तो गैस ही समझना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले, सोडियम पे Na पे क्या डालेंगे, प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ही होगा इसमें। लेकिन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम गैस, एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा और Mg प्लस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहेंगे इस प्रोसेस का। फिर मैग्नीशियम गैस, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा, अब Mg पे 2 प्लस गैस, अब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कहेंगे, है ना। आने इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो थर्मोडायनामिकली जो होता है ना, जैसे मैग्नीज का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, तो थर्मोडायनामिक के वजह से चूंकि एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो Mg पे 2 प्लस होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल बराबर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, एनर्जी चूंकि जुड़ने वाला क्वांटिटी है इसलिए टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन 1 और 2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। जनरली किसी से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो आपके कॉम्पिटिटिव बात में ये बात इंपॉर्टेंट है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन, होगा या नहीं होगा, हर जगह पे होगा। यदि कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आ रहा है, हाफ फिल फुल फिल का केस नहीं आ रहा है, तो हर जगह पे होगा। क्यों होगा, ड्यू टू, बचवा बोल रहा था, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, है ना, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। खाली न्यूक्लियर चार्ज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज खाली नहीं, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। कल बता रहे थे स्लेटर्स, एक इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो कम से कम 0.35 का मैग्नीट्यूड तो लगाएगा क्या, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0.35 का मैग्नीट्यूड तो बच गया ना रिपल्सन का। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0.70 का मैग्नीट्यूड बच गया ना, तो ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों भाई साहब आप पिछले दिन क्लास में आए नहीं थे, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला वीडियो कम से कम देख लीजिएगा जरूर, वो रेडियस वाला,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। आया था ये तुम वो तुम वही बता रहे हैं, वो थोड़ा सा लैग करेगा। जैसे अभी बोले ना 0.35 0.85, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब का व्यूज बढ़ा दीजिएगा। अब बातें होंगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करता है। डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पूछता तो ट्रेंड ही है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है? एनर्जी चेंज है पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इन पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी आप देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लिख दिए? बड़े अब इसको निगेटिव पॉजिटिव मतलब थर्मोडायनामिक्स में जाना होता है, तो चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई लिख सकते हैं, इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक फेनोमेनन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस किस बात पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है? रहने दीजिए, बाहर रहेगा। पर्दा लगाओ ना क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस किस बात पे डिपेंड करना चाहिए? पहला एटॉमिक साइज यानी रेडियस, जितना दूर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम एनर्जी लगेगा निकालने में। क्या पहले हम
किस किस बात पर डिपेंड करेगा वही लिखेंगे, फिर कैसे करेगा वो लिखेंगे। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी लगेगा। तीसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा तो निकालना आसान होगा, चूंकि अपने लड़ झगड़ रहा होगा, ज़्यादा रिपल्सन ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक है। चौथा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से टफ होता है। छठा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट में होता है कि कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो सबसे बाहर होता है एफ, सबसे अंदर होता है एस। तो किसी भी ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा कंपैरिजन की एफ ऑर्बिटल से। जैसे इसमें कंपैरिजन करना है 4s 4p 4d 4f, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो 4s से। कहाँ से कम लगेगा, तो 4f से। ठीक है, सेम ऑर्बिट हो गया तो अलग अलग ऑर्बिटल। तो ये 5-6 बातों पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। तो पहला, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चौथा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। हालांकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये दोनों बातें आ जाती है ना, न्यूक्लियर चार्ज भी आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। लेकिन यदि ऑप्शंस बनाता है इस तरह का है तो आपको टिक तो लगाना है। पांचवा, हाफ फील्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। छठा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये 6 बात पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। बंदी, फैन बंद करते हैं। कितना बात पे डिपेंड कर रहा है, 6 बात पे, जिसमें 2 बात एक ही साथ है, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। कल पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट, है ना। पढ़े। एटॉमिक रेडियस, पहला एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एक ही बात होगा। जैसे जैसे इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। जो कल बताए थे 4th और 5th पीरियड में लगता ही है ना। तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का बदलाव भी थोड़ा ही कम होगा। क्लियर है। इसमें और क्या करना है, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये भाई साहब कहे थे। कौन भाई साहब, कूलम साहब कहे थे यार, कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज
न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर ही होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ई इंटू माइनस ई, है ना, माइनस जेड ई स्क्वायर। तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिख ही देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन इंक्रीज किया है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज किया है। तो यदि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान काम होगा। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। चौथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट का मिला जुला रूप है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। ये सबसे जनरल ट्रेंड सेट होगा। ठीक है। पांचवा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। Orbitals are more stable, so ejection of electron from such orbital require more ionization energy। है ना, इसमें एग्जाम्पल होता है बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 4 ये 5 1:2 2:2। बोरोन में 5 1:2 2:2 2p1। किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? बेरिलियम का, चूंकि ये ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम इज मोर देन बोरोन। छोटा एग्जाम्पल भी आता रहता है। जबकि जबकि बेरिलियम में न्यूक्लियर चार्ज 4 ही था और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो पहला जो न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है उसको गलत कर रहा है, ड्यू टू हाफ फील्ड, ड्यू टू फुलफिल्ड एंड अनफिल्ड ऑर्बिटल। है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। एक एग्जाम्पल आएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 1:2 2:2 2p3 p3 1 2 3। ऑक्सीजन का 1:2 2:2 2p4 2p4
1 2 3 और एक 4। ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। लिख दिए? लिख दिए? अब देखिए, तुरे दिखेगी नहीं। हैं? अब देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर अभी काहे के लिए जाए, एगो और बतवा बचल है ना शायद। छठा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन मतलब धंसा हुआ। पेनिट्रेशन इफेक्ट समझने के लिए यहां पे समझिए, देखिए, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। n बराबर 1 2 3 4, समझते रहना। ये 1s है, ये 2s 2p है, ये 3s 3p 3d है, ये 4s 4p 4d 4f है। 4 ऑर्बिट में सबसे धंसा हुआ ऑर्बिटल कौन है? धंसा हुआ करेंगे मतलब विच इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जो ज्यादा होगा, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि हम कहें कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि 2p से, 2p से,
2p से, यानी 2s की आने से एनर्जी ज़्यादा 2p से। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, है ना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन का मामला बनता है जो इस टॉपिक का है ही नहीं, 3d और 4s में कौन। तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का n+l रूल लगेगा। n में 3 + 2 5, ज़्यादा एनर्जी पे। अब 4 + 0 4 और इसका 5, तो ये एनर्जी ज़्यादा पे, तो इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसके कंपैरिजन, है ना। तो वो अलग मैटर हो जाएगा। यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट, द ऑर्बिटल which more penetrated towards the nucleus require more amount of energy to eject an electron. क्या अब ट्रेंड देखना है। ट्रेंड यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। जनरल ट्रेंड में देखें तो इधर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप कल देख रहे होंगे इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये जनरल ट्रेंड। लेकिन बेरिलियम के पास ट्रेंड ब्रेक करेगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास ट्रेंड ब्रेक करेगा, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे कंडीशन है फुल फील्ड ऑर्बिटल।
और यहाँ पे कंडीशन है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और यही ट्रेंड ऐसे नहीं कि अगले वाले में ब्रेक कर जाएगा। बेमग का सर 12 खाएंगे, ठीक है। बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पढ़बे, नाना पापा और सब बीमार, ओशो से टेप्पो चुरा लिया और फिर कल बारात आई, है ना। तो कम से कम ये 2 पीरियड वाला तो पढ़ लीजिएगा। फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से, है ना। क्या ट्रेंड था? ट्रेंड यही था ना कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम बेरिलियम से, बोरोन कार्बन ऐसे बढ़ता, ये रेगुलर ट्रेंड था। लेकिन दो जगह पे उल्टा है ना। ये ऐसे था, ऐसे, है ना। और जनरली आपको ये 4 एलिमेंट, चाहे ई 4 एलिमेंट का देखिएगा सवाल बहुत होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी। बोले क्या दिक्कत? अरे काहे माथा पटक लिया बाबू, क्या हो गया? तिल नहीं टूटना चाहिए, बाकी जो हो जाए सब ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर तो इधर से इधर जा रहे थे, इंक्रीज कर रहा था। तो लिथियम को यहाँ पे पकड़ते हैं तो बेरिलियम का बढ़ जाएंगे, लेकिन बोरोन घट जाएगा, है ना। बोरोन घट जाएगा और फिर कार्बन बढ़ जाएगा और फिर नाइट्रोजन बढ़ जाएगा और फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन के लिए घट जाएगा, अब फ्लोरीन फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे सीरीज चलेगा, है ना। ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरोन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन।
रीजन तो साफ है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का। अब बोलेंगे सर ऐसा होता कोई बात है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे होंगे एक्सचेंज एनर्जी वहां पे लेता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ना, एक इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सचेंज करते होंगे इससे। तो एनर्जी की वजह से ही ये बातें हैं, कि ऐसे नहीं कि हाफ फील्ड फुल फील्ड कह दिए तो स्टेबल। ठीक है, ऐसे और भी हम लोग देखते हैं। बेरिलियम कै गो प्रोटॉन होगा? 4 गो, और बाहर में 2 घर है। एकदम उल्टा हाथ से बोल नहीं पाता है। हम्म, वही, अच्छा, बर्बाद होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1:2:2 ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। क्या ये बेरिलियम बनाए? बोरोन यदि बनाते तो क्या करते? 1 2 3 4 और एक 5, 5 बनाते। 1 2 3 4 एक 5 बनाते, और इसमें 2 घर बनाते, और एक तीसरा भी घर बनाना। तीसरा घर तो नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बनाते। 2 2 4, और एक वो पी में आ गया है, तो घर बनाना उचित नहीं होगा, है ना? घर नहीं बनाते, एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन दे देते, क्योंकि 3D में फोटो होता है, 3D में फोटो होता है, पी ऑर्बिटल में एक वो इलेक्ट्रॉन। क्या घर बना देंगे तो 3 घर वाला हो जाएगा, बोरोन कहलाएगा कैसे फिर बोरोन? अब बात ये था कि ये इलेक्ट्रॉन इस बार इसके लिए अट्रैक्शन देखा जा रहा था, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अट्रैक्शन देखा जा रहा था। न्यूक्लियर चार्ज तो नो डाउट 4 के बाद 5 हो गया है, लेकिन ये वाला जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की तरफ घुसने देगा क्या इसको? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको सिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। घेर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देगा। तो यदि घुसने दे ही नहीं रहा है तो निकालना आसान हो गया कि नहीं आसान? क्या कहते हैं इसका एक और लैंग्वेज में होता है ऑप्शन, यदि ये आ जाए हाफ फील्ड फुल फील्ड पढ़ के जाओ, और हाफ फील्ड फुल फील्ड वहां रहे ही नहीं, वहां पे ये बात रह सकता है, क्योंकि 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर शिल्डिंग इफेक्ट देन p इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ये इसको क्या कर रहा है? न्यूक्लियस की तरफ घुसने नहीं दे रहा, दैट इज सील्ड कर दिया ये 2 इलेक्ट्रॉन एस का। ऐसे भी एस इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग ज्यादा, पी का भी उससे ज्यादा, डी का कम, एफ का वैसे ही है ना, उतना ज्यादा नहीं। तो यदि ये ऑप्शंस भी रह जाए तो इसको टिक लगाना है, ठीक है, कि 2s इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग p इलेक्ट्रॉन को कमजोर कर देता है, ठीक है। लेकिन ये 2s और 2p में लगेगा, 2p में फिर 2 3 4 5 बढ़ेगा, तो फिर ये बातें नहीं कर। चलिए एक हो गया ये बेरिलियम बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब ग्रुप में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक बात है जो करते हैं, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किसको? लिथियम को था, नीचे जाने से घट जाता है, तो लिथियम के बाद सोडियम को, क्या, और सोडियम के बाद पोटेशियम को। अब पोटेशियम के बाद ना थोड़ा सा घटाना, देखो घटा ही है लेकिन घटा कम है ऊपर वाले से, और फिर थोड़ा सा घटा देना, लिथियम सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, कारण वही है, डी इलेक्ट्रॉन्स भरने लगा है पोटेशियम से रुबिडियम के बीच में, है ना। तो जैसे रेडियस इंक्रीज तो हुआ था लेकिन इंक्रीज कम हुआ था, है ना। फोर्थ पीरियड वाला एनामोलस भी हैवियर आ जाएगा। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एनामोलिस, और यहाँ पे फिफ्थ पीरियड एनामोलस। और ये एनामोलस होता क्या है, तो पहले फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल बिफोर 4s, फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल बिफोर 5s, है ना। 5s से पहले 4D भरते हैं और उससे पहले उसमें 3D भरते हैं। जल्दी से, क्या सोचती है, परीक्षा नहीं ठीक गया कल? वो दी थी परीक्षा, तुम भी दी थी ना बना थी। उस पर तो एकदम टाइट कंट्रोल लेना है। तो उसके लिए एक लाइन है जो अपने आईना के सामने दोहराना होता है। आई सेल्डम रॉन्ग, नेवर कंफ्यूज। इसको 10 बार बोलना है। कभी कभी हम गलत हो सकते हैं, कंफ्यूज तो कभी ना हो। कभी कभी गलत हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज तो कभी नहीं होते, है ना। आई सेल्डम रॉन्ग, नेवर कंफ्यूज। आई सेल्डम रॉन्ग, नेवर कंफ्यूज। दिमाग में सब प्रोसेस करना होगा कि सेल्डम रॉन्ग हो सकता है, मतलब कि भाई ये क्वेश्चन गलती हो गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा। यदि ये कंफ्यूज रहेंगे तो बायोलॉजी तो कोई नहीं बचा पाएगा, मेडिकल वालों के लिए मैथ नहीं कोई बचा पाएगा। कंफ्यूजन में एक वो क्वेश्चन का आंसर ना आता है। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए सीखना है ना। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होता है, लड़का कंफ्यूज नहीं रहता, उसमें ऑप्शन कंफ्यूज कराता है और आप हो जाते हैं। तो वही तो पहचान है कि पेशेंट आएगा बुखार लगे ले तब कह रहे हैं आप, हो सकता है कोलरो हो, टीबी हो सकता है, नहीं तो वायरल भी हो सकता है। अब बताइए इतना कंफ्यूजन में आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए तो वो अभी से हटाना चाहता है, आप ये हटाना चाहता है। प्रोसेस प्रोसेस है ये। वो ऐसा इसलिए पूछ रहा है कि वो हटाना चाहता है। आपको क्या लग रहा है, नहीं कुछ मारने से बढ़िया कुछ तो मार के आते, शायद ठीक हो जाता। हाँ, यही वजह से तो इसीलिए बोले आईना में बताना है कि सेल्डम रॉन्ग तो हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो आपको कहीं नो नंबर नहीं देता है ना। आजकल तो घटा है, नहीं तो यूट्यूब पे तुक्का कैसे मारे इसका भी वीडियो का 50 मिलियन व्यूज होता है। तुक्का कैसे मारे, है ना। और जितना परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें एको में तुक्का मारने के लिए नहीं होता है। सबसे बड़का हार्ड कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन होता है यूपीएससी के पीटी मेंस में, देखिए, है ना। उसमें तो गजब क्वेश्चन आता है, जो एग्जैक्ट जानते हैं तब ठीक है, नहीं जानते हैं तो एकदम नहीं ठीक है। इसके लिए कभी कभी यूपीएससी वाला पेपर देखना, जनरल नॉलेज तुमको पता है लेकिन देखना उसी में 4 ऑप्शन दे दिया, अब एग्जैक्ट क्या पता है तुमको। तैरता ना उठे ना तैरता है। बड़े
अब देखिए वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा लिखिए उसको। क्वेश्चन एक अच्छा है, कॉन्सेप्ट देगा। लिखिए बीच ऑफ द, नहीं ये वाला अभी देख रहे थे ना। लिखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू of the third period element, of the third period element, comma sodium comma magnesium and silicon, sodium comma magnesium, sodium comma magnesium and silicon are respectively, are respectively, are respectively 496 comma 737 and 786 786 786 किलो जूल पर मोल, पर मोल। predict, predict whether the, पर मोल के आगे predict whether the first ionization energy for aluminum will be close to, will be close to 575 और 760 60 किलो जूल पर मोल। जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा लिखा है, तो आपको जस्टिफाई तो करना नहीं है लिख के, आपको सिर्फ बताना है कि किधर होगा। सोडियम के लिए लिखा गया है 496 किलो जूल पर मोल, और मैग्नीशियम के लिए लिखा गया है 737 किलो जूल पर मोल, और किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए लिखा गया है 786 किलो जूल पर मोल, और अल्युमिनियम के लिए पूछा गया है कि इसकी एनर्जी 575 या फिर 760 किलो जूल पर मोल के करीब में होगा। पूछा है आपसे किसके करीब में होगा, यह सवाल दिया है कि अल्युमिनियम की एनर्जी इतनी होगी या इतनी होगी, है ना। वैल्यू तो आपको याद करना नहीं है, किधर होगा। सोडियम सबसे पहला ग्रुप में है, फिर मैग्नीशियम, और फिर अल्युमिनियम, और फिर सिलिकॉन। तो सोडियम की एनर्जी कम अभी तो पढ़े थे, लेकिन मैग्नीशियम की एनर्जी अल्युमिनियम से, और अल्युमिनियम की कम सिलिकॉन से, यही तो पढ़े थे। देखिए सवाल कहाँ कहाँ से नेट होता है। अब बताइए सोडियम की एनर्जी वो 496 दे रखा है, मैग्नीशियम का 737 दे रखा है, सिलिकॉन का 786 दे रखा है, तो अल्युमिनियम का कितना है। तो मैग्नीशियम 737 है, 737 तो ज्यादा होना चाहिए, तो 760 तो होना नहीं है, कितना पे जाएगा। ऐसे पूछता तो आसानी से बनता, हाफ फिल फुल फिल करके पूछ देता, अरेंज करने देता तब भी ट्रेंड से याद करके आदमी कर लेता, लेकिन ये वैल्यू दे करके ये इतना बदमाशी करता है सवाल में। सोचिए क्या प्रैक्टिकली आपको
देखना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या है। समझ रहे हैं ना बात? ये ग्राफ देखना चाहता था ये, कि सोडियम यहाँ है तो मैग्नीशियम तो यहाँ होगा, लेकिन एल्युमिनियम तो यहाँ होगा। जिस बचवा को ये ग्राफ पता था उसका ही कुछ नहीं बिगाड़ता, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और तब सिलिकॉन, है ना। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो देखो अपने से दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है, सोडियम के बाद ही एल्युमिनियम की एनर्जी आती है। सोडियम 496 था, एल्युमिनियम 575। क्या? अरे ग्राफिकली दिखा सबको? ये 496 था तो ये 575, तब ना मैग्नीशियम का 737। क्या? ये यही, इसीलिए जो है ना, थोड़ा इसको ग्राफिकली समझिएगा। खाली वैल्यू लिख देगा उससे तो इमेटेरियल हो जाता है, वो बचा के दिमाग में जाता कहाँ है कि इतना जूल इतना, वो पूछता भी नहीं। लेकिन ग्राफ यदि याद होगा तो ये सवाल बनाने में आसान। कहीं से उठा के पूछ दे वो, वही ग्राफ बना दीजिएगा क्रॉस द पीरियड, कौन ज्यादा कौन कम दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके बताइए। अरेंज अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर ए ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। आंसर बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। आता ही आता है। सी आया नहीं है तो आएगा, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। क्योंकि ऐसे ही ले ही रहा है, चार को ही चाहे चार को ही चाहे चार को। नीचे जाने से, इधर जाने से सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। तब फिर ऑक्सीजन, है ना। तब फिर, और तब फिर यहाँ बताइए। नाइट्रोजन और फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और सल्फर से तो ज्यादा ही है, इसलिए इस बार ट्रेंड यहाँ नहीं पकड़ना है, इसीलिए ये ज्यादा पूछा गया है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, है ना। नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन पकड़ा जाता उसी तरह से देखते तब। लेकिन ये ट्रेंड और ये ट्रेंड में काफी अंतर है,
है ना। यहाँ पे हाफ फील्ड की वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, और फिर फास्फोरस, आता ही आता है यहाँ पे इसी तरह से। बेरिलियम, तब बोरोन, और अब मैग्नीशियम अल्युमिनियम में पहले मैग्नीशियम, एक और भी लिख ही देते हैं, डी, बोरोन, कार्बन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। बताओ आंसर। कार्बन, बोरोन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। पीरियोडिक टेबल याद करना इसीलिए जरूरी है, इतना मुस्तैदी से जो ये लिखा जाता है ना, इससे सवाल बन जाता है ना। पीरियोडिक टेबल याद है मतलब कि इनऑर्गेनिक हाथ में है। और क्या जानना है, एक तो बता दीजिए शुरू में, 3 2 1, कौन, बोलो बोलो। एनर्जी पर सेकंड, अच्छा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ठीक है। और सेकंड में किसका देखना चाहती है, एक ही एलिमेंट का तो हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा पहले से, दूसरा दूसरा एलिमेंट मिला के देखना चाहती है कि आयरन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैग्नीज का क्या, यही ना है, तो इधर में तो सब खत्म ही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, डी ऑर्बिटल देखेंगे, ठीक है। अब आयरन और मैग्नीज ले लेते हैं, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखते हैं। तो आयरन में आर्गन 26 होता है, 4s2 3d6। मैग्नीज में आर्गन 4s2 3d5। इसका 25 होता है, इसका 26 होता है। तो देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का बात करना है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो बराबर ही है। सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि इसका ज्यादा है कि उसका ज्यादा है ना, गैसियस स्टेट में चूंकि लाना है, ठीक है। लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला हुआ है, तीसरा D6 में, और इसका तीसरा D5 हाफ फील्ड हो गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मैग्नीज का ज्यादा होगा, किससे, आयरन से। क्या, क्रोमियम और मैग्नीज, आर्गन 4s2, नहीं 4s1 3d5, है ना, और आर्गन 4s2 3d5। पहला इलेक्ट्रॉन एस में, पहला इलेक्ट्रॉन एस में, आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज्यादा होगा, पहला वाला, बोलेंगे मैग्नीज का ज्यादा होगा क्रोमियम से। आयोनाइजेशन एनर्जी 2d5 से निकलेगा, और मैग्नीज में S6 से निकलेगा, तो क्रोमियम का ज्यादा होगा मैग्नीज से, है ना। और
थर्ड में तो यहाँ पे D5 आ गया, यहाँ पे है ना, ऐसे करके देखना है। और विशेष कुछ होगा तो बताना, बताएंगे।